हाँ जी, आप सभी को राम राम। तो आज इस वीडियो में आपके टाइटल से आपको पता चल गया होगा, कुछ 491 वीज़ा से रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। अभी मैंने एक नया वीज़ा डाला था, 491 वीज़ा, वो आ गया है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही, कैसे क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे मैंने उनको फेस किया और कैसे आगे बढ़े। तो अगर आप, मेरे ख्याल से कुछ लोग को पता ही होगा कि 491 वीज़ा क्या होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो देख लीजिएगा कैसी रही जर्नी। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा देख के बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बाहर ट्राई किया था वीडियो स्टार्ट करने का, पर बहुत थोड़ी, एक तो तेज़ हवा चल रही है, ठंड भी बहुत थी, तो तेज़ हवा में कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं सोचा गाड़ी में बैठ के आराम से बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म कहाँ हुआ, आगे क्या क्या प्रोसेस रही, कहाँ स्कूलिंग, कहाँ कॉलेज, कैसे कैसे, कहाँ मैंने बीएससी नर्सिंग की, ये सब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरा जन्म हुआ हमारे गांव चानत, तहसील हांसी, डिस्ट्रिक्ट हिसार और स्टेट हरियाणा में। मैं लगभग हम 3 साल तक गांव में रहे। उसके बाद हम शहर शिफ्ट हो गए हिसार। फिर हिसार में मैंने मेरी स्कूलिंग की है सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल से। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है और उस स्कूल से है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगेगा मेरे को देख के कि मेरे स्कूलमेट्स भी देख रहे हैं वीडियो। तो वहाँ मैंने अपनी 12th वहाँ कंप्लीट की, मतलब पूरी स्कूलिंग मैंने एक ही स्कूल से की। मैंने स्कूल शिफ्ट वगैरह करने वाला ऐसी नहीं था मेरी लाइफ में। तो वहाँ से मैंने मेरी 12th कंप्लीट की। फिर मैंने मेडिकल से 12th कंप्लीट की, तो मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया हिसार के पास में नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरवाला। वहाँ से मैंने 2017 में कंप्लीट की अपनी बैचलर्स। तो जैसे ही एंट्री एंट्री हुई थी बैचलर्स में, तो थोड़ा पता चलने लगा था कि फ़ॉरेन में स्कोप है नर्सिंग का। तो सोचा था कि कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे एक बार। तो जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए सितंबर 2017, तो मैं अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही जाके मैंने अपनी आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी की। पहले मेरे को लगा कि कनाडा जाते हैं। तो कनाडा का पता चला कि एक वहाँ एनक्लेक्स नाम से एग्ज़ाम है। तो मेरे को लगा मैं नहीं कर पाऊँगा वो। तो मैंने वैसे आइल्स दे दिया था कनाडा की पूरी, और कुछ करने का सोच लिया था, पर कनाडा जाना ही सोचा था। आइल्स दे दिया मैंने नवंबर 2017 में। तो फिर एक दोस्त ने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे ये सीन है और पीआर भी ईजी है, सब उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई मुझे। तो फिर मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट की। वो मैंने स्टार्ट किया, अब आपको एग्जैक्टली बताऊं तो दिसंबर 2017 में ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। नर्सिंग नर्सेज जो है उनको पता ही होगा, ईजी होता है नर्सेज के लिए, जो आइल्स के कंपेयर में। तो फिर वो मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, तो उसमें बाकी सब में मेरे 7 ईच आ गए, बस लगा लो जो राइटिंग था उसमें C+ रह गया। फिर मैंने वापस से एग्ज़ाम दिया। मैंने फिर अगला एग्ज़ाम दिया था अपने अप्रैल में, हाँ, अप्रैल में एग्ज़ाम दिया मैंने। उसमें मेरा आ गया था 7 ईच आ गए थे, मतलब बी ग्रेड होता है, ओईटी में ग्रेड होता है। तो 7 ईच आ गए थे मेरे चारों मॉड्यूल्स में। उसके बाद उसके बाद हमने सोचा था कि एडमिशन लेंगे, ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है जो, उसके लिए हमने सबसे पहले एफ्रा को मैंने डॉक्यूमेंट भेजे। तो वेट किया कि कब आएगा लेटर, कब आएगा लेटर, कब एडमिशन होगा। साथ में ये भी पता चल रहा था कि जो कॉलेज है एडमिशन करवाते हैं, जहाँ कोर्स होता है ब्रिजिंग प्रोग्राम, वो बंद होने वाले हैं, मतलब उनको एफिलेशन नहीं मिली है। तो थोड़ा टेंस्ड हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि देखते हैं चलो क्या होगा। फिर जैसे ही मेरे पास मेरा डिसीज़न लेटर आता है, लगभग एफ्रा के मेरे को 3 महीने लग गए थे पूरे डिसीज़न लेटर आने में। डिसीज़न लेटर आया तो सबसे पहले तो मैंने डिसीज़न लेटर लगवाया था अपने, एक खर्ड में मैम थी, अपने नॉर्थ इंडिया में एक मैम से लगवाया था। वो लग गया था। फिर वो थोड़ा उनके साथ अच्छे से नहीं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पा रहा था, वो बीच में आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। तो फिर मैंने एक साउथ इंडिया में एक एजेंट से बात की। जैसे कि मेरे पास डिसीजन लेटर तो आ गया, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया था कहीं भी। तो साउथ इंडिया में एक एजेंट से बात की, और साथ में मेरी उन मैम से भी थोड़ी कम्युनिकेशन हो रही थी। तो मैंने खुद अप्लाई कर दिया था। मैंने बात अप्लाई किया था डीकन यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में। इन सब में ब्रिजिंग प्रोग्राम थे। डीकन में 70 डेज, मतलब 3 महीने का था लगभग। बाकियों में 6-6 महीने का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट था, जो ब्रिजिंग प्रोग्राम ही था, मतलब लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद देखो तो मेरे पास आया एकदम से। मैं सुबह सुबह कहीं जा रहा था गाड़ी में, तो नवंबर की स्टार्टिंग में एकदम से एक मेल आता है कि हम आपको डीकन यूनिवर्सिटी के ब्रिजिंग प्रोग्राम का ऑफर लेटर दे रहे हैं,
अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो 5 दिन में फ़ीस भरो। तो उस टाइम पे हाल ये था कि किसी को नहीं पता था, मतलब फैमिली में ज़्यादा कोई ऐसा था नहीं जो बाहर गया हो जिसने कभी फ़ीस भरी हो। तो उस टाइम पे सब कंफ्यूज कि फ़ीस कैसे भरनी होगी। तो मैंने जो साउथ इंडिया वाले एजेंट था जो और जगह अप्लाई करवा रहे थे, तो उनसे बात की कि फ़ीस कैसे भरनी हुई। तो उन्होंने एक थॉमस एंड कुक का, मतलब जो ट्रैवल एजेंसी है, उनका नंबर दिया कि ऐसे ऐसे ये करवा देंगे। तो उन्होंने भी अपना कमीशन लिया अलग से, तो थोड़ा ज़्यादा था कमीशन। बाद में पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं था इतना देना। तो उसके बाद हमने फ़ीस भरी, मैंने तीसरे दिन फ़ीस भर दी। पर वो उसमें शो नहीं हो रहा था कि सबमिट होगी या फ़ीस नहीं हुई है। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं और पापा डिस्कस कर रहे कि फ़ीस पहुंची है या नहीं पहुंची है। हर जगह ट्राई किया कैसे पता चल सकता है, पर आखिरी में पता चला कि हाँ जी फ़ीस पहुंच गई थी और वहाँ हमारा एडमिशन हो गया था डीकन यूनिवर्सिटी में। तो ये बात थी सब नवंबर 2018 की। और मेरा एडमिशन हुआ था मई इनटेक। पहले तो जैसे वो क्या था कि जै एक उन्होंने वो हमको कह रहे थे जैन इनटेक के लिए और एक मई इनटेक के लिए। हमें पता है जैन इनटेक पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने कह दिया था मई इनटेक में दे दो। जैसे हमने उसकी फ़ीस भर दी तो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मैंने अप्लाई किया होता, सेंट्रल क्वींसलैंड और सदर्न क्रॉस में, उन दोनों का भी ऑफर लेटर आ गया। पर हमने तो डीकन यूनिवर्सिटी फ़ीस भर दी थी। तो चलो अब बैठ के हम वेट करते रहे। तो हमने वेट किया लगभग, मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी मई 2019 में। 7 ईच तो आ गए थे ओईटी में। फिर थोड़ा लालच आ गया कि 8 ईच की प्रिपरेशन कर लेते हैं, पीआर में आसानी होगी। तो पीटी का एग्ज़ाम दिया। पीटी में पहली बारी में 7 ईच आ गए। कई बार एग्ज़ाम दिया पीटी का, मतलब कुछ कुछ पॉइंट से रह जाते थे। जो जिन्होंने पीटी दिया है वो समझ गए होंगे क्या सीन होता है कुछ कुछ पॉइंट से रहना। कुछ कुछ पॉइंट से 8 ईच के लिए रह जाते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब छोड़ो इसको, अब अपने सीधा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो बाद में फिर मेरी थी फ़्लाइट 19 मई 2019 को। 19 मई 2019 को मैंने फ़्लाइट ली। तो उसके बाद जैसे मेरी फ़्लाइट हुई, मेरी 20 को लैंड हो गई थी। सब मैंने रूम वगैरह, एक मेरे कज़न को कहा था कि आप बात करो, एक बार बात कर लो इनसे, ऐसे ऐसे। जो मेरा एक कज़न था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मतलब दूर के, मतलब थे, लगा लो भाई थे अपने। उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी कि जैसे देखना था, उन्होंने रूम वगैरह देख लिया। तो फिर मैंने वहाँ मेरा तो फिर वहाँ मैंने ब्रिजिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमारा स्टार्ट मतलब 1 डेढ़ महीना हमारी क्लास लगी थी। मतलब थियोरेटिकल क्लास थी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें क्लिनिकल्स भी सिखाते थे और साथ में थ्योरी के ऊपर भी होती थी क्लासेस। वहाँ असाइनमेंट्स वगैरह बनानी थी, और असाइनमेंट्स में कुछ ऐसा था कि जो हमने, मतलब उसमें था एग्जैक्टली एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड कुछ था। बिब्लियोग्राफी हम सब ने पता, हमको सबको पता था क्या क्या होता है। पर एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का नहीं पता। तो एक टाइप से लगा तो उड़ गए थे। और उसमें यहाँ पे ये भी सीन होता है ऑस्ट्रेलिया में कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो। अपने इंडिया में तो क्लास में एक बच्चे ने असाइनमेंट बनाई, सभी बना दो, कोई चक्कर नहीं। पर यहाँ अगर आप ऐसे कॉपी कर ले तो प्लेजरिज्म हो जाता है, उसके बाद उससे डिपोर्ट भी हो जाते हैं बच्चे। तो ये भी एक बड़ा इशू था। तो जैसे कैसे करके कुछ बहुत सारे लोगों की मदद ली, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की। उससे ये भी पता चल रहा था कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मदद की। तो उसमें और थोड़ा खुद का दिमाग लगा के असाइनमेंट वगैरह सबमिट की। एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम्स में एक बार तो ये हो गया था भाई, फेल होंगे सभी बच्चे। क्यों कह रहे बस पास हो जाए, बस पास हो जाए, बस पास हो जाए। मतलब कहते हैं ना कि वो 80% या 90% वाली थॉट्स थी ही नहीं। टफ था। सही बताऊं तो लाइफ के सबसे स्ट्रेसफुल दिन थे वो 70 दिन थे जो। फिर हम हमारी जैसे वो एग्ज़ाम दे के हमें रिजल्ट नहीं पता चला, हमारी क्लिनिकल स्टार्ट हो गई 1 महीने क्लिनिकल्स। वहाँ तो मतलब लगा लो ऐसा हो गया था कि बस पास हो जाए, कैसे भी करके, कुछ भी करके बस पास कर दो। तो फिर मेरा वो ख़त्म हुआ सब, हमारी 9 अगस्त को थी ग्रेजुएशन, सब में पास हो गए थे हम। कुछ बच्चे थे जो नहीं हुए थे, उनको वापस से करने को कहा गया। तो जैसे हम पास हुए तो फिर 9th को ग्रेजुएशन हुई। तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पॉइंट्स तो पीआर के बन नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जाके पीआर लगा नहीं सकता। उस टाइम पे एज भी कम थी मेरी, उस टाइम थी 24 ईयर्स का था मैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ स्टडी ले लेते हैं यहाँ रहने के लिए। तो फिर मैं वहाँ मेलबर्न में ही एक एजेंट से बात की कि आप ऐसे ऐसे में क्या चार्जेस होंगे और कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो मैंने लिया कैपलन बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने मेरे को पहले मेलबर्न का ऑफ़र लेटर दे दिया। तो मैंने घर भेजा कि पापा ऐसे ऐसे ऑफ़र लेटर आया है देखो। तो कहते हैं मेलबर्न का आया, हम मेलबर्न नहीं जाएंगे, हम एडलेड जाएंगे। क्योंकि सुना था कि रीजनल एरिया में पीआर थोड़ा इजी होता है। और उस टाइम तक
पर्थ और गोल्ड कोस्ट रीजनल एरिया नहीं थे, तो सोचा कि चलो एडलेड चलते हैं। एडलेड ही एक ऐसी जगह थी जहाँ थोड़ा कोई डेवलप्ड लग रहा था रीजनल एरियाज़ में से। तो फिर हम आए यहाँ। मैं वापस इंडिया चला गया। मैं जैसे एडमिशन ऑन शोर अप्लाई करके मेरा वीज़ा ब्रिजिंग ए मिला कि भाई मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर उसके बाद हमको ब्रिजिंग बी लिया मैंने। ब्रिजिंग बी में ये होता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। ब्रिजिंग बी का मैंने ट्रैवल ले करके मैं 26 अगस्त 2019 को वापस चला गया इंडिया। फिर मैंने वहाँ जाके अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई की। स्किल असेसमेंट क्या होता है, आप ये ऑस्ट्रेलिया में अगर कभी भी मतलब पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो स्किल असेसमेंट मांगते हैं। इंडिया से मैंने अप्लाई किया, खुद ही अप्लाई किया। मैंने कुछ लोगों की मदद ली। मैं समझ गए होंगे वो लोग जिन्होंने मेरी मदद की है कि मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू कहता हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की, वरना एजेंट्स मेरे से मांग रहे थे लगभग इंडिया के, अपने बताऊँ तो 25 से 40 हज़ार रुपये मांग रहे थे इंडिया की करेंसी में उसके भरने के, मतलब असाइन स्किल असेसमेंट करने के। तो मैंने वो खुद अप्लाई किया, सब खुद अप्लाई किया। मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे कैसे करते हैं आप। अगर आप करना चाहो तो आप स्किल असेसमेंट एनमैक के थ्रू मतलब स्किल असेसमेंट करवाई मैंने। वो मेरी लगभग 1.5 महीने में आ गई। और मैं सुबह के मेरे पास 7:30 बजे एकदम से फ़ोन आता है ऑस्ट्रेलियन नंबर से। फिर मैंने उठाया तो मेरे को पता चला कि सचिन आपका स्टूडेंट वीज़ा आ गया है। तो मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी 6 नवंबर को। तो मैंने कहा चलो टिकट बुक करवाते हैं। तो मैंने फिर टिकट बुक करवाई अपनी। मेरी थी टिकट, हाँ, मैं 3 नवंबर को चला था। 3 नवंबर को मैं चल के 4 को मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे एडलेड लैंड कर गया था। तो वहाँ मुझे दीदी लेने आ गई थी। तो मैं उनके पास, फिर मेरी 6 नवंबर से क्लास स्टार्ट होती है। तो मैं दीदी के पास कुछ दिन रहा और फिर मैंने मेरी खुद की यहाँ एक रूम ले लिया था, रूम शेयरिंग में ले लिया। फिर मेरी एमबीए शुरू हो गई है। जैसे एमबीए लगा लो, 6 को मेरी वो थी फर्स्ट ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, ओरिएंटेशन थी। ओरिएंटेशन हुई, फिर एमबीए शुरू हुई, तो साथ साथ जॉब भी ढूंढनी थी। ऑनलाइन अप्लाई किए, बैग्स में रेज्यूमे ले लेके जाके। यहाँ नर्सिंग की आपको बेसिकली जॉब मिलती है एजेंसीज़ में या नॉर्मल आपको एज केयर में या हॉस्पिटल्स में। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, सीक और इंडीड इन एम्प्लॉयमेंट साइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ये सब करके देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक जगह पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, पोर्ट अगस्ता में था वो। तो उनका मेरे पास रिप्लाई आया हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो स्पैम में गया हुआ था। और स्पैम में हम लोग देखते कहाँ है कि स्पैम तो चेक करना बहुत बहुत रेयर होता है इंडिया में। तो हमने कभी किया नहीं था। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि हमने आपको मेल किया हुआ है, आपका कोई रिप्लाई अगर आप होगा तो आपका रिप्लाई प्लीज़ दीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। मैं कहा यार, पहली बारी कोई कॉल आई है इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली आ सकते हैं। फिर हमने कहा कि हाँ जी हम आ जाएंगे। यहाँ से था वो लगभग 300 किलोमीटर दूर थी वो जगह। वहाँ मैं गया। मैंने उस टाइम पे थोड़े से दिन पहले गाड़ी ले ली थी क्योंकि मुझे पता लगा यहाँ जॉब के लिए बेसिकली आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिएगी। तो गाड़ी लेके गया। गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पुरानी थी तो मेरा ये था बस एक बार ये पहुँच जाए और वापस ले आए मुझे गाड़ी। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैं इंटरव्यू दिया। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं इतनी दूर तो नहीं आ सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक फैसिलिटी एडलेड में भी है, हम वहाँ बात करके देख सकते हैं अगर हुआ तो। फिर मैं चलो ठीक है बता देना। इंटरव्यू वगैरह हुआ, क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो उन्होंने फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में आते हुए गाड़ी ख़राब होगी। फिर जाके मैंने गाड़ी मैकेनिक को कैसे न कैसे मैकेनिक तक पहुँचाई और मैकेनिक को दिखाई। बोला भाई इसका तो इंजन लीक वगैरह वगैरह। कहता आपको लगता है ये गाड़ी इतनी दूर लेके जाने लायक थी? मुझे पहले ही जिनसे मैंने ली थी वो मेरे नोन ही थे दीदी, उन्होंने कहा था कि गाड़ी इतनी पुरानी है कहीं तू ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करियो। पर हम तो भाई माने नहीं। उसके बाद चलो गाड़ी वाड़ी ठीक हो गई, सब सीन ठीक हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई का, जहाँ मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा, मैं फिर एक दिन मैंने खुद ही फ़ोन कर लिया कि ऐसे ऐसे मैंने आपको उसके लिए आया था मैं, तो आप बताओगे? वो कहते हैं कि हमने बात की है एडलेड में, एक जगह एक पोस्ट खाली है, एक वैकेंसी है हमारे उस फैसिलिटी में। उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि आप इस नंबर पे कॉल कर लो। मैंने कॉल किया, मैं उनके पास वहाँ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उनका मेरा इंटरव्यू तो हो गया था। इंटरव्यू में उन्होंने पेपर पे मेरे सारे आंसर्स लिखे हुए थे। तो उन्होंने वो वहाँ दूसरी वाली फैसिलिटी में सेंड कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो आप जॉब शुरू कर दो। तो मैंने जॉब शुरू की। जॉब को मेरे को कुछ टाइम ही हुआ था लगभग। अब मार्च में जैसे फिर कोविड हो गया। पहले इंडिया जाने का कभी प्लान करते तो कोविड की वजह से वो नहीं कर पाए। साथ में एमबीए कर रहा था, साथ में ही जॉब कर रहे थे। फिर एक एजेंसी में भी मिल गई थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोविड की वजह से पहले तो क्या था कि अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो तो या फिर तो आप यहाँ पे 5 साल आपका नॉर्मल इंडिया में या कहीं पे भी ओवरसीज एक्सपीरियंस 5 साल कम से कम हो, या फिर आपका हो यहाँ आपने 1 साल काम किया हो लगातार 20 आवर्स पर वीक। मेरे पास वो भी नहीं था, और ना ही 5 साल का एक्सपीरियंस, ना ही 1 साल यहाँ काम किया था। और जॉब तो चलो मिल गई थी, लेकिन आवर्स कभी कभार थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे। और तो कोविड की वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम वो 5 साल का एक्सपीरियंस का जो हम रिक्वायरमेंट है वो हटा रहे हैं। हाँ हटा रहे हैं तो चलो ट्राई करते हैं। मैंने फिर एक भाई से बात की, यहाँ वो नर्स थे, तो वो कहते हैं हाँ भाई ट्राई करते हैं। हमने खुद ट्राई करने की सोची, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो हो नहीं पाया हमसे। फिर मैंने 2-3 एजेंटों से पूछा, कोई कितनी फ़ीस मांग रहा था। एक ने मेरे से मांगे $3300। फिर मैंने कहा नहीं इतनी तो फ़ीस नहीं होगी। पर फिर मैंने दीदी से पूछा कि ऐसे ऐसे आप बताओ कहाँ कोई अच्छी जगह, जो अच्छा एजेंट हो। उन्होंने मेरे को बताया एक जगह की। मैं वहाँ गया, मैंने उनको कहा कि ऐसे मुझे क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं उनके पास पहले गया हुआ था, उन्होंने पहले मेरे को ये सीन बताया था 5 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का एक्सपीरियंस। वो बोले कि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आप अभी कर सकते हो। फिर मैंने उनसे पूछा श्योरली कर सकता हूँ, अगर नहीं चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो। वो कहते हम करके देंगे। वो बोले कि हम करके देंगे, तो मैंने कहा लो भाई पकड़ो पैसे, आप फटाफट करके दो। ऑब्वियसली हमें ये होता है ना कि ऊपर से ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, आपको नहीं पता है कब रूल चेंज कर दें। चुटकी के हिसाब से रूल, हर 6 महीने रूल्स चेंज होते हैं, हर नए फाइनेंशियल ईयर पे रूल चेंज होते हैं। तो मैंने 491 अप्लाई करवाया। 491 में बेसिकली क्या होता है, आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको 3 साल अगर वर्क वीज़ा होता है एक टाइप से, ये कंडीशनल पीआर कह लो या वर्क वीज़ा कह लो। अगर आप 3 साल यहाँ एक जो स्टेट आप नॉमिनेट, जिस स्टेट में आप डाल रहे हो रीजनल एरिया की, वहाँ आपको वो दे देते हैं इनविटेशन। आप वहाँ 3 साल रहोगे और आपको पर ईयर $53,900 कमाने होंगे टैक्स में, टैक्स इंक्लूडिंग। तो हमने वो अप्लाई किया लगभग 24 मई को अप्लाई किया था, 24 अप्रैल को अप्लाई किया। एग्जैक्टली मुझे महीना याद नहीं है। तो उसके 4 दिन बाद मेरे पास मेल आता है कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे अप्लाई करने के 4 दिन बाद इनविटेशन आ गया मेरा। मैं सरप्राइज़ हो गया इतनी जल्दी। तो फिर उसके बाद हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। मैंने फिर पुलिस वेरिफिकेशन करवाई मेरी, ऑस्ट्रेलिया में रह के इंडियन पुलिस वेरिफिकेशन करवाई। उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका। और फिर मैंने मेरी ऑस्ट्रेलियन पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई। और उसके बाद रह गया था मेरा मेडिकल। मेडिकल की ऑनलाइन डेट बुक करनी थी, कभी कुछ डेट मिल रही थी, कभी कुछ डेट मिल रही थी, कभी कुछ डेट। तो मुझे डेट मिली 22 जून की, कुछ दिन पहले ही 22 जून की। मैंने कहा चलो मिल रही है ले लेते हैं। उसके लगभग मेरे $500 लग गए थे। नर्सिंग का होने की वजह से, एक नर्स होने की वजह से उन्होंने कुछ अलग टेस्ट भी किए मेरे, जो एक्स्ट्रा पे करने पड़े फिर वहाँ जाके। कोई तो ये ऐसा था, होने दो जो भी हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है। फिर वो सब हुआ। 22 जून को मैंने मेडिकल करवाया मेरा। उसके बाद जैसे मतलब 29 जून की बात है, मैं जॉब से आ रहा, जॉब बहुत हेक्टिक थी। मैं जॉब से निकला, मैंने देखा कि एजेंट का फ़ोन आया हुआ है, मैंने नहीं उठाया था। जॉब पे तो उठा नहीं सकते, तो नहीं उठाया। मैंने वापस से कॉल किया, मैं कि हाँ जी सर बोलिए। मेरे को लगा कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होंगे, तो उन्होंने कहा मेल चेक किया। मैंने कहा नहीं मेल तो चेक किया। तो उन्होंने कहा कि 491 सेंक्शन हो गया है, ग्रांटेड, मतलब योर वीज़ा हैज़ बिन ग्रांटेड आ गया है। तो मैंने कहा चलो बहुत बहुत थैंक यू सर, मैं आपसे आगे कल मिलता हूँ ताकि थोड़ा और डिस्कस कर सकूँ। तो फिर मैंने खोला अपना मेल, तो उसमें वहाँ पे मेल आई हुई थी अलग से कि आपका 491 ग्रांट हो गया है। तो एग्जैक्टली सही बताऊँ तो उसके बाद सबसे पहले मैंने मेरे घर पे फ़ोन किया मम्मी पापा को, पापा ऐसे ऐसे हो गया, मम्मी को बताया ऐसे ऐसे हो गया। ऊपर से पापा ने मम्मी को कहा हुआ था कि अगर वो किसी अलग टाइम पे फ़ोन करता है, कि रेगुलर आपका टाइम होता है इस टाइम पे कॉल करते हैं हम, अगर अलग टाइम पे कॉल करता है तो समझ जाना कि आ गया होगा वीज़ा। तो इसमें मैं सब बताऊं तो शुरू से ही जब से मैंने कहें तो हम ओईटी करने लगा था, मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं सबसे पहले ब्रिजिंग प्रोग्राम करूंगा, रीजनल एरिया में जाके रहूंगा, वहाँ जॉब मिल जाएगी। फिर वहाँ ये पहले होता था 489 होता था, 489 बंद हो गया, फिर 491 आ गया, तो हमने सोचा 491 डाल देंगे। सब वैसा ही हो रहा है भगवान की दया से बताऊँ तो। सिर्फ
वो मतलब कोई अच्छे कर्म किए होंगे पिछले किसी 1-2 साल पहले, मतलब जन्म पहले तो नहीं किए, मेरे को पता है, किसी 7 6 जन्म पहले किए होंगे अच्छे कर्म। तो फिर 491 आ गया है अभी मेरा। मैं अब जॉब कर रहा हूँ अच्छे से, सही सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं इसमें सबको आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स मेरे में भी आई हैं। जब ओईटी करने लगा, ओईटी में कहीं प्रॉब्लम आई। फिर जब एडमिशन लेना था तो कॉलेजेस बंद हो गए थे आधे। फिर जब कोर्स करने लगे तो कोर्स में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ही मतलब डिफ़िकल्टीज आई थी। फिर यहाँ आया तो कहने लगे कि 5 साल का आपका कोर्स होगा, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे आप जो स्टडी कर रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है आपकी फील्ड से, तो आपको आगे पीआर में भी दिक्कत आएगी। पर एट लास्ट 491 मिल गया। और सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप जो करना चाहते थे वो हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी थोड़ी सी लेके बहुत ज़्यादा तक मदद की, बहुत ज़्यादा तक मदद की, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है दिल से। आई थिंक थैंक यू एक छोटा वर्ड होगा। तो उसके ये सब प्रोसेस था, मेरी जर्नी थी 491 तक की। मतलब एक ये टाइप से कंडीशनल पीआर ही है, आप 3 साल को आपको ये करना है। अब ये कोई स्टूडेंट वीज़ा वाला सीन नहीं है। अब मेरे को एक नाटी पीटी ये सब चीज़ें नहीं करनी है, पॉइंट्स इकट्ठे नहीं करने, सब छोड़ के बस 3 साल काम करना है दब के। हो जाएगी इतनी अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम अच्छे से काम करें तो हो सकता है। तो ये सब था। और साथ में मैं आप सबको कुछ जो आने की यहाँ सोच रहे हैं, आ चुके हैं, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी शुरू में ऐसे ही सोचता था, यार ये तो सही है, जब इंडिया था ये तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया यार, सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए तो किसी को देखा कि कोई टीआर पे है, वर्क वीज़ा पे, इसका सही है यार, ये वर्क वीज़ा पे है। फिर पीआर वाला देखा तो इसका सही है यार, ये पीआर पे, कोई सिटीजन है तो यार इसका सही है पीआर पे, मतलब सिटीजनशिप है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम पहले क्या थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। और जैसे कि अब स्टूडेंट वीज़ा वाले, मेरे को अगर अब जो कोई 491 पे उसको देख के सोचता होगा कि यार ये तो 491 पे है, पर वो भूल जाते हैं यार एक टाइम पे वो भी तो स्टूडेंट वीज़ा पे था। ही वॉज देयर एट द सेम पोजिशन वे यू आर राइट नाउ। या नॉर्मल भी अगर हम सोचते हैं, हम आधे से ज़्यादा टाइम नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैं भी सोचता हूँ, बहुत नेगेटिव सोचता हूँ। पर आखिरी में आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है और सोचना भी चाहिए। हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार सिर्फ कि ये सब्ज़ी खा रहे हैं, हमें एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको कि यार ये क्या डेली हम ये सब्ज़ी खाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक इंसान, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक समय की रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि बी पॉजिटिव, जितना हो सके लोगों की मदद करो। अब लोग मेरे को जैसे 1-2 मैसेज आते रहते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 1-2 मैसेज आते हैं। तो मेरे को कभी कभार कहते हैं कि अच्छी बात, आप इतनी हेल्प कर रहे हो। मैं से बताऊँ, मैंने जो मेरे स्किल असेसमेंट के टाइम पे मैंने एक से पूछा था, सॉरी थोड़ा कंफर्म करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो वो समझ गई होंगी कि सचिन मैं आपकी मदद कर रही हूँ, पर अगर आपको जितना हो सके आप और लोगों की मदद करना, ताकि ये अगर ये चैन बनी रहेगी मदद करने की एक दूसरे की, तो आप सोचो दुनिया कितनी शांत होगी, कितनी अच्छी होगी लाइफ। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप किसी और की मदद कर रहे हो, वो किसी और की मदद कर रहा है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो सब कितना अच्छा होगा, खुशी होगी, शांति होगी। ये क्या लड़ाई वड़ाई में यार, ये आगे चला गया, वो आगे चला गया, कुछ नहीं रखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितना हो सके एक दूसरे की मदद करो, पॉजिटिव रहो, हार्डवर्क करो। मैंने ज़्यादा नहीं किया है, मेरी तो सिर्फ किस्मत अच्छी थी, और बस बजरंगबली का हाथ था, माता और पिता की दुआएं, अपने परिवार वालों का साथ, आप सभी का साथ था, जो ऐसा हो गया है। अब आगे भी देखते हैं, अच्छा होता रहेगा सब। तो ये थी आज की वीडियो। तो बहुत बहुत आपको रहा, बहुत बहुत थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। और 1000 100 एक 1100 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, राम राम।